कंपाउंड प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि एक इंग्लिश की एक स्टेटमेंट, ठीक है, लिखी होती है, इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, इस तरह की एक इंग्लिश की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमने बताना होता है कि क्या ये बात सच्ची है या फिर झूठी है, ठीक है। मतलब कि हम कहते हैं कि ग्रास इज़ ग्रीन। अब हम ये इंग्लिश की एक सीधी सी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, डिक्लेयर कर एक बात को बता रहे हैं। अब क्या ये बात सच्ची है, क्या ये झूठी है, क्या ग्रास ग्रीन है, ट्रू, अच्छा कहते हैं ग्रास इज़ वाइट, क्या ये बात ट्रू है, सच है। इसको हम जब पढ़ते हैं, जब कोई कहता है, कोई भी हमें इंग्लिश में कोई भी एक लाइन बोलता है, उसको हम मतलब सुनने के बाद कह सकते हैं कि ये सच है झूठ है, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि क्या ये प्रेपोजिशन है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि देखें, क्लोज द डोर, ठीक है, ये एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, लेकिन ये बात सुनने के बाद अगर हमें कोई कहता है ना क्लोज द डोर, हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदा जो कह रहा है उसको हम कह सकते हैं कि ये झूठ है, सच है, नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है कि गेट को बंद करो, एक सिंपल बात है, ठीक है, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, इसको हम प्रपोजिशन नहीं कहते, ठीक है। इस तरह से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि क्या ये प्रपोजिशन है या नहीं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं पेरिस इज़ इन फ्रांस, सबसे पहली बात तो मुझे तो पता ही नहीं है कि पेरिस फ्रांस में है या नहीं, ठीक है, लेकिन इसको देख के मुझे आइडिया हो गया है कि ये प्रपोजिशन है, क्योंकि इसको देख के हम बता सकते हैं कि झूठ है या सच है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है। इसी तरह अगर हमें कहते हैं 1 + 1 = 2, अब ये भी हमारे पास प्रपोजिशन है, क्योंकि हम देख के बता सकते हैं इस बात को, इस गिनती के नंबर को, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर हमें कहते हैं 1 + 1 <2, ठीक है, इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाए या फिर हमारे पास वेरिएबल आ जाए x + 2 <, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं होती। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रपोजिशन नहीं है। बाकी ये सारी प्रपोजिशन की एग्जांपल है कि इस्लामाबाद इज़ इन श्रीलंका, श्रीलंका में है या नहीं है, ये तो बात की बात है। पहली बात है कि हमने ये बताना है कि प्रपोजिशन है या नहीं, तो ये प्रपोजिशन है। और अगर कहते हैं कि ये ट्रू प्रपोजिशन है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। इस्लामाबाद श्रीलंका में नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ऑल दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन। अच्छा जी, नोटेशन। नोटेशन क्या होती है? अच्छा जी, हम प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंग्लिश की लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी छोटे वर्ड से, कि बार बार स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, उसको हम कहते हैं नोटेशन, ठीक है। उसको हम किसी न किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल, PQRS, कुछ भी ABC का वर्ड हम सजेस्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा जी, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? वही वैल्यू कि एक बात को, एक प्रपोजिशन को पढ़ के हम बता दें कि वैल्यू सच्ची है झूठी है, तो ट्रूथ है, यानी कि सच्चाई है, यानी कि सच्ची बात है, ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बात हमारे पास फॉल्स है, झूठ है, तो हम F रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंपाउंड प्रपोजिशन। अगर आपके पास प्रपोजिशन ज़्यादा आ रहे, जैसे मैं कह रही थी कि ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं रोजेस आर रेड, वायलेट आर ब्लू। देखें, दो चीज़ें आ गई हैं, तो कह रहे हैं कि ये होती है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर दो हमारे पास बातें पूछ लें, 3 बातें पूछ लें, 4 बातें पूछ लें, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। देखें, सिंपल सी बात है, रोज़ आर रेड, ये एक प्रपोजिशन है, ये दूसरी प्रपोजिशन है। लेट कर कुछ ना कुछ दरमियान में यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स। बड़ा ही डीपली मैंने MTI 202 में इसको एक्सप्लेन किया है, लॉजिक कनेक्टिव क्या है, कैसे यूज़ करना है, सारा, ठीक है। जॉन इज़ इंटेलिजेंट, आर स्टडीज़ वेरी नाइट, ठीक है, ये दो बातें, दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, दो प्रपोजिशन है। अब इनके दरमियान में कोई ना कोई कनेक्टिव यूज़ हो रहा है। अब कनेक्टिव डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखिए, ऊपर एंड लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है, 5 कनेक्टिव होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, वही लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वही जो मैंने आपको बताया कि 5 कनेक्टिव्स होते हैं। उन कनेक्टिव्स को यूज़ कैसे करते हैं, वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। लॉजिक ऑपरेटर्स को, सबसे पहला ऑपरेटर होता है एंड का, ये चीज़ जो होती है हैट बनी होती है, इसको हम कहते हैं एंड, हैट या फिर कंजक्शन, ठीक है, 3 नाम है इसके। इसको हम कहते हैं कंजक्शन, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से, और इसको हम पढ़ते हैं एंड है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए, हमारे पास क्या आ रहा है कि एनी 2 प्रपोजिशन, हमारे पास 2 प्रपोजिशन है, और उनको हम कैसे इला कर सकते हैं, वही बात आई है कि 2 स्टेटमेंट है और दरमियान में एक, ठीक है, कनेक्टिव लगा हुआ है, एक ऑपरेटर लगा हुआ है एक, ठीक है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट है, एक P है, एक Q है, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, कौन सा कनेक्टिव लग रहा है, हैट लग रहा है, एंड लग रहा है, एंड लग रहा है, हैट लग रहा है, कंजक्शन लग रहा है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। अगर तो हमारे पास 2 बातें आ जाती हैं, ठीक है, 2 प्रपोजिशन आ जाती हैं, तो कभी ट्रू होंगी जब दोनों ट्रू होगा, जब ये, यानी कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, एक है Q। अच्छा, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, यहाँ पे P एंड Q 2 प्रपोजिशन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये P ट्रू है, Q ट्रू है। जब दोनों बातें सच्ची होंगी तभी बात सच होगी, ठीक है, यानी कि पहली बात है ये दूसरी बात है, और दरमियान में कनेक्टिव लगा हुआ है। अगर तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो हमने समझ जाना है। अगर हमें कहते हैं कि इसका आंसर बताएं कि क्या बात है ये, तो देखना है कि क्या ये पहली बात सच है, दूसरी सच है, तभी सच होगी। यानी कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तभी ट्रू होगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि ये फॉल्स है, तो फिर हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, इसमें ये होता है। अब कंजक्शन यही चीज़ है, बस वही बता रहे हैं कि ये सारा इसमें वही
इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे होगी। नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन का मतलब होता है नॉट। निगेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव बात, ठीक है, ऑपोजिट। निगेशन, निगेशन को ऐसे लिखते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें एक ही प्रपोजिशन होती है, कोई भी प्रपोजिशन हो सकती है। लेट करते हैं कि हमारे पास वो प्रपोजिशन पी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं निगेशन के सिंबल से, यानी कि जो भी प्रपोजिशन होती है ना उसके साथ ये जो अलीमदार टाइप सिंबल होता है ये लिखते हैं। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं टिल्ड, इसको हम कहते हैं नॉट, और ये ऑपरेशन कौन सा है, निगेशन, ठीक है। मैं तीनों नाम बता रही हूँ, यहाँ पे हैंड आउट के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं है, बाकी इसका प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो MTA 202 में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ नॉट, अच्छा अगर हमें कहते हैं ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है, स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी, ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है, मैं लिख नहीं थी, तो इसकी निगेशन, और हमें कहेंगे कि इसकी निगेशन पी निकालें, तो देखिए निगेशन पी क्या होगी, ग्रास इज़ नॉट ग्रीन, यानी कि नॉट लग जाएगा बीच में। ये देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है उसके अंदर नॉट लग जाएगा तो वो निगेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलेगी, देखें इसका जब भी ट्रूथ, अगर बात ट्रू है तो इसका मतलब है नॉट होगा, यानी कि फॉल्स बात है। अगर बात फॉल्स है तो ट्रू है, यानी कि जो बात ये दे रहे हैं ना स्टेटमेंट के अंदर उसका ऑपोजिट होगा। अगर हमें कहते हैं ट्रू है, मतलब कोई भी बात कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीन, ट्रू, ट्रू बात है ये, लेकिन इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, अगर हम ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से देखें तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये देखिए इसका टेबल भी बना हुआ है कि अगर हमारे पास एक पी स्टेटमेंट है और वो बात ट्रू है, ठीक है, वो ट्रू है तो उसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है, अगर फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। ये एग्जांपल भी दी हुई है कि पेरिस इज इन फ्रांस, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है और कह रहे हैं कि इसकी निगेशन निकालें, तो इसकी निगेशन क्या होगी, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। लेकिन अगर हमें कहते हैं 2 + 2 = 5, तो इसकी निगेशन क्या होगी, 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा जी, मोर लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, मैक्सिमम ये 5 होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस हैंड आउट के अंदर इन्होंने कितने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, वो हम आगे करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तब हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा जी, कंडीशनल में हमारे पास होती है एरो, ये इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज है और इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें ये होता है कि, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं इफ़ देन, इफ़ देन, अगर तो इफ़ लिखते हैं पहले, फिर देन लिखते हैं। अब इनके दरमियान में स्टेटमेंट आती है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट, देन के बाद एक स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ पी देन क्यू, यानी कि अगर पी होगा तभी क्यू होगा। अच्छा इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलती है, इसकी ट्रूथ वैल्यू देखें, पहली वैल्यू ट्रू हो, यानी कि पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, इस केस में हमारे पास आंसर होता है फॉल्स, बाकी सब कंडीशन में ट्रू आता है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है पी, एक क्यू, दो स्टेटमेंट है, एक की वैल्यू है ट्रू, एक की फॉल्स है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है आंसर, उसके अलावा बाकी हर कंडीशन में ट्रू होता है। बाकी सारा वो स्टेटमेंट थी, इफ़ यू गेट 100% ऑन फाइनल देन यू गेट आ। अच्छा अगर हम स्टेटमेंट दे देते हैं, कहते हैं कि बताएं इसमें कौन सा कनेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे, ये MCQs भी आते हैं, ठीक है, ये MCQs आएंगे, तो देखना है पहले क्या लगा हुआ है दरमियान में, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, दरमियान में लगा हुआ है देन और शुरू में लगा हुआ है इफ़, तो हमें पता चल गया है कि इफ़ और देन यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास इम्प्लाइज वाली कंडीशन है, एरो वाली कंडीशन है, सिंगल एरो वाली, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, आप कंडीशनल की कुछ स्टेटमेंट होती हैं, तो वही बता दिया है कि इसको हम कहते हैं इफ़ पी देन क्यू, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं, इम्प्लाइज आ जाए, सफिशिएंट फॉर क्यू, ठीक है, ये सारी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने कहना है कि ये इम्प्लाइज की बात हो रही है। तो इसका ट्रूथ टेबल ये बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बना हुआ है, और यहाँ पे पी एंड क्यू, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो देखें यहाँ पे पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अब यहाँ पे फॉल्स कब होगा, जब पहली वैल्यू ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, उसके अलावा जितनी भी कंडीशन है उनमें ट्रू होगा। ये देखें बाकी सारी कंडीशन में ट्रू है। इस तरह से आप इसका ट्रूथ टेबल ड्रा कर सकते हो। वही कह रहे हैं कि अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़े सारी स्टेटमेंट को मिक्स अप करके, तब हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये MCQs में आ सकता है कि इन चीज़ों का ट्रूथ टेबल आपस में आइडेंटिकल होता है, ठीक है, और ये चीज़ें लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये भी MCQs आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो फिर इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें इसका मतलब यह है कि इफ़ पी देन क्यू, ठीक है, इसका ये मतलब है इफ़ देन लगेगा। अब कह रहे हैं कि निगेशन पी नॉट पी, ठीक है, इस पी है ना तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉट पी, यानी कि पी नहीं है, और वी का मतलब होता है और, ठीक है, और डिसजंक्शन, ठीक है, और डिसजंक्शन और क्यू, तो कह रहे हैं कि नॉट पी और क्यू, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़, यानी कि ये चीज़ आपस में इक्विवेलेंट है। जो आप, अच्छा दो चीज़ें हैं, दो बातें, एक पी और एक क्यू, तो कह रहे हैं कि इसकी पी और क्यू निकालें इम्प्लाइज, तो देखें लिखेंगे इनमें दो स्टेटमेंट आ जाएंगी,
नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। इसमें डबल कंडीशन लगेगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई, ठीक है, मेरे समझाने से भी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, इन 5 टॉपिक का, लॉजिक कनेक्टिव्स के, एंड और नोट, कंडीशनल, बाय कंडीशनल का, ठीक है, वो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है। ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली इसको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आपने वो वीडियो देखनी है। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशन का ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, जैसे कि ये देखें कंपाउंड के पी इंप्लाइज क्यों है, नेगेशन पी इंप्लाइज क्यों है, यानी कि एक ही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नेगेशन भी यूज़ हो रही है, आर भी यूज़ हो रहा है, इंप्लाइज भी यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास कंपोजिशन इसकी कंपाउंड फंक्शन की कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये भी मैंने बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है। टोटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, ये भी मैंने बड़ा डीपली उसमें अपने यूट्यूब में लेक्चर पे, ठीक है, ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन पे आपने क्लिक करना है, वहाँ पे सारे लेक्चर का मैं लिंक मेंशन करूँगी इन सब का, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सारा भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन, इसके ला भी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट ला का मतलब होता है कि हम 2 नंबर को सॉल्व आउट करें, आंसर वही आए, ठीक है, तो पी वी पी करें तब पी आएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ला होता है, ये आपने याद रखना है। एसोसिएटिव ला क्या होता है कि अगर 3 वैल्यू हों पी क्यू आर, तो इसमें ये होता है कि पहले 2 पे ब्रैकेट होती है, अगले स्टेप में अगले 2 पे ब्रैकेट हो जाती है, बाकी सारा कुछ अंदर वही लिखा हुआ है, ब्रैकेट चेंज होती है, ठीक है। अच्छा जी, कम्यूटेटिव ला का मतलब होता है कि अगर हमारे पास पहले एक नंबर है पी, दूसरे पे क्यू है, तो पहले पे क्यू हो जाएगा, दूसरे पे पी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव ला, यानी कि ऑर्डर चेंज होता है, जैसे कि पी क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा, ठीक है, बाकी वही एंड हेड के लिए वही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो चीज़ कॉमन होती है ना बाहर, उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, पी वी, ठीक है, क्यू आर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, तो पी वी क्यू आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पी वी को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा पी वी आर। अब दरमियान में ये वाला सिंबल आएगा, यानी कि हैट वाला आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव में करते हैं। सेम यहाँ पे भी केस करेंगे वही, जस्ट इंटरसेक्ट, ठीक है, हमारे पास एंड और हैट चेंज हो रहा है, बाकी वही चीज़ है। आइडेंटिटी ला का मतलब होता है कि एक चीज़ के साथ हम किसी चीज़ को सॉल्व आउट करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, आंसर वही आए, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ला। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास था पी है टी, ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास पी ही आएगा, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी ला। नेक्स्ट है डोमिनेशन ला। डोमिनेशन ला में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं उसका आंसर टी आता है, या फॉल्स लेते हैं तो फॉल्स आता है, टी लेते हैं तो टी आता है, इसको हम कहते हैं डबल निगेशन ला का मतलब होता है कि 2 बार निगेशन अप्लाई करें तो वही ओरिजिनल नंबर आ जाता है, ठीक है। डी मार्गन ला क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर पे, डी मार्गन ला में ये होता है कि बाहर हमारे पास कॉमन होती है निगेशन, ठीक है, या फिर अंदर मल्टीप्लाई होती है। जब डी मार्गन ला अप्लाई करते हैं ना, मतलब कि अगर निगेशन बाहर है यहाँ पे, तो दोनों के साथ इलाग इलाग अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये दरमियान वाली चीज़ चेंज हो जाती है। अगर हैट है तो वी हो जाएगी, वी है तो हैट हो जाएगी, यानी कि वेल और हैट है, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं डी मार्गन ला को अप्लाई। एब्जॉर्प्शन ला में हम करते हैं चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करते हैं। देखें हमारे पास था पी वी पी निगेशन क्यू, अब जो चीज़ इकट्ठी है ना ये चीज़ अब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो अकेली ये चीज़ है ना अकेली वाली ये आ जाए, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ला, ठीक है। यहाँ पे ये देन निगेशन ला में ये होता है, ठीक है। ये आप देखें ये ला हमने क्यों पढ़े, ये ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर ये आपको ला आते होंगे तो आगे आपको समझ आएगी, क्योंकि आगे जो आप एग्जांपल करोगे उन एग्जांपल के अंदर इन ला को यूज़ करके उनको सॉल्व आउट करोगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये लेक्चर, ये वाले पॉइंट अच्छे से आते हों।